अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो गाइडेंस है चैप्टर 79 है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ना है। बेसिक चीज़ ये है कि पहले दो पेजेस जो हैं इनका हम सिर्फ एक बेसिक्स ओवरव्यू करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारी बायोकेमिस्ट्री के डोमेन में भी आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं क्योंकि फिजियोलॉजी में हमारा मेन एम होता है फंक्शंस के साथ डील करना। तो यहाँ से हम इसके जो फंक्शन डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इन दोनों की इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की एबनॉर्मेलिटीज़ को भी रिलेट करेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटिस को भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करनी है हमने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन पढ़ रहे हैं तो ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो है वो रिलीज़ कहाँ से होते हैं। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो दोनों हैं ये पेनक्रियाज से रिलीज़ होते हैं। पेनक्रियाज के दो पोर्शन है हमारे पास, एंडोक्राइन पोर्शन होता है और एक्सोक्राइन पोर्शन है। एंडोक्राइन पोर्शन को आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है। जबकि एक्सोक्राइन पोर्शन में एसिनाई और डक्ट्स होती हैं, एसिनाई में बनते हैं और डक्ट्स के थ्रू फिर वो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड GIT ट्रैक जहाँ पे उन्होंने जाके डाइजेस्टिव हार्मोन होते हैं डाइजेशन में रोल प्ले करना होता है। बात करेंगे हम ज़्यादा एंडोक्राइन पोर्शन की। एंडोक्राइन पोर्शन जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसके पास 4 तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले इसके पास होते हैं अल्फा सेल्स और ये तकरीबन होते हैं 25% और इन अल्फा सेल्स का काम होता है ग्लूकागॉन बनाना। ठीक है, अब ग्लूकागॉन ये बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, ग्लूकागॉन क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने सब्सिक्वेंटली डिस्कस करनी है। सेकंड में हमारे पास आ जाते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है वो तकरीबन 60% होते हैं और बीटा सेल्स दो चीज़ें सिक्रीट करते हैं। एक तो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ हमारे पास क्या भी सिक्रीट करते हैं, अमाइलिन भी सिक्रीट करते हैं। अमाइलिन भी एक हार्मोन है जिसके फंक्शन के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मे बी वो इंसुलिन की रेट ऑफ सिक्रीशन के रोल को मोनिटर कर रहा होता है और जब इंसुलिन की सिक्रीशन एक्सेसिव हो जाए तो यही अमाइलिन उसको इनहिबिट करता है। थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जो है वो 10% होते हैं। डेल्टा सेल्स का काम होता है सोमैटोस्टैटिन बनाना। ठीक है, इसका क्या काम है, सोमैटोस्टैटिन बनाना जो कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को भी इनहिबिट करता है जब ये एक्सेसिवली प्रोड्यूस होते हैं। देन पीपी सेल्स आते हैं। पीपी सेल्स का काम है पॉलीपेप्टाइड रिलीज करना जिनके फंक्शन के बारे में हमें इतना नहीं पता। इनहिबिशन की जो बात है वो आपकी बुक के इस पैरे में भी की हुई है इन्होंने। ठीक है, कि हमारे पास जो इंसुलिन है वो किसको इनहिबिट कर सकता है, ग्लूकागॉन को, जबकि अमाइलिन किसको इनहिबिट कर सकता है, इंसुलिन को, और सोमैटोस्टैटिन जो है वो इन दोनों को इनहिबिट कर सकता है। ये आपको याद होता है, अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बात जो है वो इस पैरे में हमें क्या बताया हुआ है, एक बेसिक सा टच किया हुआ है इंसुलिन के मेटाबॉलिक रोल को। इंसुलिन की बात करें कि दो साइंटिस्ट थे, पता नहीं बेंटिंग था और कोई बेस्ट था साइंटिस्ट थे ये। 1922 में इन्होंने इंसुलिन को सबसे पहले पेनक्रियाज से आइसोलेट किया था। फिर उसके जो इफेक्ट्स थे एक डायबिटिक पेशेंट में उनको मॉनिटर किया था। देखा था उन्होंने कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर किस तरह से इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो किस तरह डिक्लाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे वो डिक्लाइन कर रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो उसमें पेशेंट में इन्होंने क्या किया था, इंसुलिन को मेजर किया था, उसको मॉनिटर किया था। बात ही कर रहा है कि इंसुलिन को शुरू में हम क्या कहते थे, इंसुलिन को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, ब्लड शुगर के साथ करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि इंसुलिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, इसीलिए हम इसको क्या भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि इंसुलिन की एबनॉर्मेलिटीज़ जब हुई एक डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट में तो हमने देखा कि उसकी बॉडी में फ़ैट भी डिपॉजिट होना शुरू हो गया और फैट की डिपोजिशन से क्या हो गया, उसकी बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया, एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया। अभी आपने इन टर्म से कंफ्यूज नहीं होना कि फ़ैट को ऐसा क्या हो जाएगा कि एसिडोसिस और एथीरोस्क्लेरोसिस है। तो ये सारी चीज़ हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इंसुलिन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से फैट की डिपोजिशन, एसिडोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है जो कि एक मेजर रोल प्ले करती है डायबिटिक पेशेंट की डेथ में। ठीक है जी। तीसरा काम ये होता है कि अगर इंसुलिन नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन जो है प्रोटीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को रिड्यूस करता है, तो अगर इंसुलिन नहीं होगा एक तो नया प्रोटीन बनेगा नहीं और जो प्रोटीन ऑलरेडी मौजूद था वो बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स में रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और बॉडी में क्या हो जाएगी, मसल वीकनेस और वेस्टिंग। और ये भी एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसका मतलब है इंसुलिन सिर्फ कार्ब मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट नहीं होता बल्कि इंसुलिन के बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं फैट मेटाबॉलिज्म पे भी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी। तो इस बारे में उसने ये बात की है और आगे इन सारे रोल्स को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं इंसुलिन हमारी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है। ज़ाहिर है जैसे ही हमारी बॉडी में अबंडेंस एनर्जी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं तो फ़ौरन क्या रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, इंसुलिन। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब हम मील लेते हैं, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि फ़ैट एब्जॉर्ब होते हैं, कार्ब होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। कार्ब की वजह से हमारे पास क्या
राइज होना शुरू हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होते हैं, तो उसी टाइम क्या रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन। फिर इंसुलिन आके इस ग्लूकोज के साथ क्या करेगा, इस ग्लूकोज को लिवर के अंदर लेके जाएगा और लिवर में इस ग्लूकोज को स्टोर कर देगा एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्यूल ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये बाद में एनर्जी रिजर्व है ना, बाद में हमें क्या ग्लाइकोजन प्रोवाइड कर सकता है, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह जो इंसुलिन है वो इसी ग्लूकोज को किस में भी कन्वर्ट कर सकता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर सकता है और फिर एडिपोज टिश्यू की तरफ मूव करके ना इसमें से क्या सिंथेसाइज कर सकता है, टैग सिंथेसाइज करता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, और वो भी क्या है, एनर्जी फ्यूल रिजर्व है। तो इस तरह इसने कहा हुआ है कि एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है इंसुलिन। जैसे ही हमारी हम खाना शाना खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, हमारी एनर्जी हाई होती है तो उस टाइम इंसुलिन रिलीज़ होता है और इसको एज एन एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे स्टोर करना शुरू कर देता है और बाद में जब हमें ज़रूरत होगी तो इन्हों से ही एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बात जो है वो यहाँ पे की हुई है। उसके बाद हमारे पास बात आती है इंसुलिन की सिक्रीशन की। वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि हमने बायोकेमिस्ट्री में उसको पढ़ लिया हुआ है, लेकिन एक बेसिक बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए के ऊपर क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है और हमारे पास क्या बन जाता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, ठीक है, और इस मैसेंजर आरएनए से आगे हमारे पास क्या बनना है, इंसुलिन, जो कि एक पेप्टाइड है। तो जाहिर है हमारे पास कहाँ से बनेगा, मैसेंजर आरएनए से ही बनेगा। तो ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास कहाँ किसके साथ अटैच होता है, राइबोसोम के साथ, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम और ये मैसेंजर आरएनए जब इनिशियल प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू करते हैं तो हमारे पास इनिशियली क्या सिंथेसाइज होता है, एक एन टर्मिनल सिंथेसाइज होता है, ठीक है। वो एन टर्मिनल इस मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम को ड्रैग करके ना लेके आता है। फॉर एग्जांपल कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, मैसेंजर आरएनए, उसके ऊपर क्या पड़े हुए हैं, राइबोसोम पड़े हैं जो उसको प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे वो इसको ड्रैग करके ले आया एन टर्मिनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अब यहाँ पे साथ साथ हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो रही है, इंसुलिन की चेन सिंथेसाइज हो रही है। इसकी सिंथेसिस हमने बायोकेमिस्ट्री में बड़ी अच्छी डिस्कस की है। बहुत ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ना इस एन टर्मिनल के साथ यहाँ पे अल्फा चेन भी सिंथेसाइज होती है, बीटा चेन भी सिंथेसाइज होती है और साथ ही हमारे पास एक सी पेप्टाइड भी सिंथेसाइज होता है। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रो इंसुलिन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपने याद रखना है। इसके अंदर एक एन टर्मिनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ लाया है। उसके अलावा इसमें एक अल्फा चेन है, ठीक है। उसके अलावा बीटा चेन है और साथ ही साथ हमारे पास सी पेप्टाइड भी है। अब ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंथेसाइज होगी। सिंथेसाइज होने के बाद इसका ये जो एन टर्मिनल मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा। एन टर्मिनल जब रिमूव हो जाएगा तो ये प्री प्रो इंसुलिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो इंसुलिन में। अगर एन टर्मिनल रिमूव हो जाएगा तो ये प्री प्रो इंसुलिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो इंसुलिन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, अल्फा चेन होगी, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, बीटा चेन होगी। और अल्फा और बीटा चेन के दरमियान में एक हमारे पास ऐसे करके ना सी पेप्टाइड होगा। क्या होगा, सी पेप्टाइड। तो ये प्री प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो इंसुलिन में। अब इस प्रो इंसुलिन को मूव कराएंगे कहाँ पे हम, गोल्जी एपरेटस की तरफ ये आते हैं, ठीक है। इस अल्फा और बीटा चेन के दरमियान हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस में हम जो अल्फा चेन है, ठीक है, और जो बीटा चेन है उनके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ जाते हैं। ये पूरा इंसुलिन मॉलिक्यूल बन जाता है और सी पेप्टाइड को क्या कर देते हैं, इससे अलग कर देते हैं। लेकिन ये तीनों जो हैं वो एक ही वेजिकल में पैक होते हैं, ठीक है। वेजिकल के अंदर इंसुलिन तो होगा, इंसुलिन में अल्फा और बीटा चेन्स होंगी, लेकिन साथ सी पेप्टाइड भी होता है। और जब प्रॉपर स्टिमुलस आता है तो ये एक वेजिकल जिसके अंदर हमारे पास समझ लो कि ये इंसुलिन मॉलिक्यूल और ये साथ सी पेप्टाइड है, तो ये इकट्ठे तीनों रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। इंसुलिन तो रिलीज होता ही होता है जिसमें हमारे पास अल्फा और बीटा चेन और दरमियान में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है। साथ ही साथ हमारे पास क्या भी रिलीज होता है, सी पेप्टाइड भी रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज़्यादा मैंने आई नो कि बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं गई हूँ, लेकिन इस तरह ही होता है कि हमारे पास पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है, फिर प्रो इंसुलिन बनता है। प्रो इंसुलिन का सी पेप्टाइड रिमूव कर देते हैं तो इंसुलिन बन जाता है, लेकिन सी पेप्टाइड उसकी वेजिकल में ही पैक होता है और उसके साथ रिलीज भी किया जाता है। अगली बात ये करता है कि इस सी पेप्टाइड का हमें क्या फ़ायदा है, तो वो कहता है एक तो सी पेप्टाइड को मेजर करके हम इंसुलिन की कंसंट्रेशन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, सी पेप्टाइड कुछ सेकंड मैसेंजर पे ना अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एक और बात उसने ये की है कि जब इंसुलिन प्लाज्मा के अंदर रिलीज होता है तो प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन्स के साथ मोस्टली बाउंड नहीं अगर करता तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 6 to 10 मिनट होती है और वहाँ से फिर ये रिमूव कर दिया जाता है। जबकि कुछ इंसुलिन प्रोटीन्स के साथ बाउंड करके टारगेटेड टिश्यूज़ पे जाता है, वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और टारगेटेड टिश्यूज़ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इंसुलिनेजेस एंजाइम्स होते हैं जो कि इंसुलिन को डिग्रेड करते हैं। जबकि सी पेप्टाइड की हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, मेरे ख्याल है 20 आवर्स तक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ना
इंसुलिन की सिंथेसिस के बारे में बात की हुई है, सी पेप्टाइड की सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ उसने सी पेप्टाइड के फ़ायदे भी हमें बताए हुए हैं, और फिर यहाँ पे हमें उसने इंसुलिन के रिसेप्टर के बारे में बताया, जो मैं शॉर्टली डिस्कस करूँगी। फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। इंसुलिन के रिसेप्टर के बारे में वो क्या बताना चाह रहा है, कह रहा है इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, जहाँ पे टारगेटेड टिश्यू पे जाके इंसुलिन अटैच होगा, वो रिसेप्टर जो है वो 4 सब यूनिट से बनता है। उसमें हमारे पास ना समझ लो ऐसे 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर बढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये अल्फा सब यूनिट आपस में सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं। साथ ही साथ हमारे पास क्या होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट बी होते हैं, और बीटा सब यूनिट बी जो है वो अल्फा के साथ सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ये बीटा सब यूनिट जो है इन्होंने मेम्ब्रेन को क्या किया हुआ है, मेम्ब्रेन को ऐसे ना मतलब उसके अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा सब यूनिट है इनके ऊपर पड़े होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल ये इंसुलिन आएगा तो वो फौरन आके कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही अटैच होगा अल्फा सब यूनिट के, तो बीटा सब यूनिट में ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी। बीटा सब यूनिट के पास यहाँ पे एक डोमेन होती है जिसे हम बोलते हैं टायरोसिन काइनेज। क्या बोलते हैं, टायरोसिन काइनेज। फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी टायरोसिन काइनेज की, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन काइनेज आगे मल्टीपल चीज़ों की फॉस्फोराइलेशन करेगा, जिन्हें हम बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 2 3 4, ठीक है। ये टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज फॉस्फोराइलेट होकर इसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा, और ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये फिर मल्टीपल इफेक्ट कॉज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या किया जाएगा, ग्लूकोज अपटेक बढ़ा दिया जाएगा। इनकी फॉस्फोराइलेशन जाके कुछ ऐसे इफेक्ट कॉज करेंगी इंट्रासेलुलरली कि फैट की स्टोरेज बढ़ जाएगी और फैट की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। कैसे कैसे वो बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। और साथ ही क्या भी करेंगे कि हमारे पास जो प्रोटीन की सिंथेसिस है फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम वो बढ़ा देंगे, और प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है, प्रोटीन की जो कैटाबॉलिज्म है उसको कम कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से इंसुलिन जब अपने अल्फा रिसेप्टर पे लगता है, बीटा रिसेप्टर की ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है डोमेन की, जिसकी वजह से टायरोसिन काइनेज एक्टिव होता है और वो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट की फॉस्फोराइलेशन करता है। रिसेप्टर सबस्ट्रेट आगे मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन करता है। मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन के रिस्पॉन्स में बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, कार्ब मेटाबॉलिज्म पे, फैट मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, जिसका एक ओवरव्यू उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट हैं इंसुलिन के कार्ब के ऊपर। ये जो हमने बात की है ना, तो क्या इफेक्ट है ये भी पढ़ेंगे। फैट के इफेक्ट ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो ये सारे रिसेप्टर की बात थी, यहाँ पे सारी हमारे पास इसकी सिक्रीशंस की बात थी, ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं।